हेलो फ्रेंड, मैं मित्रा वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे दिव्या सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 1 अर्थात अध्याय 1। दोस्तों, आप लोग बहुत इत्मीनान से पढ़िए, एकदम शांत होकर पढ़िए। जैसे ही आप कक्षा 10 का मैथ खोलेंगे, आपको एनसीईआरटी आधारित पर जो मैथ होगा, आपका पहला ही अध्याय मिलेगा, वास्तविक संख्या। हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो आपका जो पूरा चैप्टर होगा वास्तविक संख्या पर आधारित होगा। अब सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कि वास्तविक संख्या है क्या। आपके जो चैप्टर का नाम है उसको सबसे पहले आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि वास्तविक संख्या है क्या। तो वास्तविक संख्या आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं और पहले ही पढ़ चुके हैं। इन जितनी सब सारी संख्याएं होती हैं, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक एक काल्पनिक। काल्पनिक संख्या ना के बराबर होती है, जो लौकिक होती ही नहीं है, केवल कल्पना की जाती है। और जितनी सारी संख्याएं होती हैं सब वास्तविक होती हैं। अब कौन जितनी सारी संख्याएं होती है सब वास्तविक होती हैं, ये आपके मन में जरूर प्रश्न उठेगा। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि जितनी संख्याएं होती हैं सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो कौन सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, इसके बारे में भी समझ लीजिए। तो जैसे आपका सबसे पहले जैसे आपकी संख्या होती हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये जो पूरी संख्याएं होती हैं ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इस अध्याय में जो पूरा संख्या होता है उसी पर हमको वर्णन करना है। तो जैसे मान लीजिए कुछ आपको बता दे रहे हैं कि जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती हैं जिनसे गिनती गिनना प्रारंभ होता है या जिनसे हम कुछ काउंट करते हैं। जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत, 1 से लेके अनंत तक, ये सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और यदि ये कह दिया जाए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो इसी प्राकृतिक संख्या में आप 0 जोड़ दीजिए, 0 यहाँ पे। तो पहले प्राकृतिक संख्या था जब 0 नहीं था, अब 0 हो गया तो पूर्ण संख्या हो गया, यानी संख्याओं का पूर्ण रूप हो गया। तो आप प्राकृतिक संख्या समझे, पूर्ण संख्या समझे। अब पूर्णांक आप समझ लीजिए, पूर्णांक क्या है। तो इसके आगे प्राकृतिक जो संख्या होती है उसी का नेगेटिव नकारात्मक कर दीजिए। जैसे 1 था, -1, -2, -3, माइनस अनंत, यानी माइनस अनंत से लेकर 0 सहित प्लस अनंत, ये सब पूर्णांक कहलाते हैं, यानी पूरा अंक। अब पूर्णांकों को हम 3 भागों में बांट देते हैं। ये जो प्राकृतिक संख्या है इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, यानी प्राकृतिक संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। यह है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हो गया। और ये जो इधर निगेटिव में है ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। और आपका ये हो गया शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक या 0 पूर्णांक। तो पूर्णांक जो होता है 3 भागों में होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, एक शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और शून्य पूर्णांक को भी जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए हम आपको इसको दे दिए हैं। अब जैसे ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। अब मान लीजिए आपका आ जाए परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जो q होगा 0 ना। जैसे p/q, q = 0, ये संख्या परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिया 4, तो 4 क्या है, 4 एक परिमेय संख्या है।
क्योंकि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा में एक आप लोग विशेष ध्यान देना कि जो अंश और हर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, लेकिन वो पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि यहाँ पर क्यूब में 0 नहीं होना चाहिए, 0 भी पूर्णांक में आ जाता है, 0 को छोड़ दीजिए और ये भी पूर्णांक होना चाहिए, ये भी पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका √2 लिख दिया जाए तो √2 को हम कह सकते हैं कि इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अभी परिमेय संख्या परिभाषा जब दिया गया है तो उसमें ये बताया गया था कि जो आपका हर होगा वो पूर्णांक होना चाहिए, और ये देखिए पूर्णांक नहीं है, और √2 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूर्णांक नहीं, रूट में है। अगर ये √4 होता तो आपका हो जाता, क्योंकि √4 पूरा अंक है, 2 हो जाता, 2/1 हो जाता। ठीक, तो इस तरह ही समझिए कि आपका जो ये परिमेय संख्या हो गया। और परिमेय संख्या को हम इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे जो शांत हो जाए, जो कट के शांत हो जाए। जैसे आपका हो गया 10/3, इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 3.3333। ये शांत नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है। तो आपका जो अशांत होता है, अशांत परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है। मान लीजिए अशांत है, रुक नहीं रहा है, तो वही संख्या बार बार जा रहा है। यदि वही संख्या बार बार जाए तो भी परिमेय होगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं बराबर 3.3 पर बार का मतलब वही 3 बार जा रहा है। तो यदि वही संख्या बार बार जाए तो भी परिमेय होगा। और मान लीजिए नहीं इस तरह जाए 3.03 1 फिर 0.31 0.31, तो ये भी परिमेय है, क्योंकि 0.31 बार जा रहा है। और कहीं इस तरह जाए 3.01 3.01 0.01 0.001 0.001 ऐसे चल रहा है, रुक नहीं रहा है। तो ये आपका है एक अपरिमेय संख्या। और वास्तव में जाके यहाँ इस तरह जाके रुक जाए तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर यहाँ तक जाके रुक जाए तो भी परिमेय हो जाएगा। और ये नहीं रुक रहा है तो ये अपरिमेय है। देखिए इस तरह नहीं रुक रहा है, क्योंकि ये देखिए ये रूप बदल रहा है, बार बार रूप बदल रहा है, तो अपरिमेय है। अगर इस तरह जाता 3.121 फिर 121 121 121, तो ये अपना रूप नहीं बदल रहा है, ये भले ही नहीं रुक रहा है, लेकिन वह ये परिमेय संख्या है। तो आप परिमेय अपरिमेय समझिए। पाई एक अपरिमेय है, √2 एक अपरिमेय है। तो इतना आपको बताया गया कि कम से कम थोड़ा बहुत समझ लें, और यही सब संख्या आपको पढ़ना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा अब आपका जो प्रश्नावली 1.1 आपको पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक अब आप ये सोचेंगे कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो एक गणितज्ञ थे जिनका नाम यूक्लिड था। उन्होंने संख्याओं को कुछ इस तरह विभाजन किया और प्रमेय बनाया, इसीलिए इसका नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। ये एक विधि है, ये एक विधि है। इस विधि से हम मासा निकालते हैं, महत्तम समावर्तक HCF निकालते हैं। तो आपको इसके बारे में बताएंगे ये क्या है। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसमें 2 संख्या होगी, एक बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी। आपको बड़ी संख्या जो होगी उसी को छोटी संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है, और जो शेष बचेगा वो लिखना है। जैसे देख लीजिए किस तरह इसमें लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में किस तरह लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 150,
150, एक संख्या है 20। अब इसमें इसी को लिखना है युग्म विभाजन परिमेय के रूप में, तो किस तरह लिखेंगे? देखिए 150 बराबर, अब 20 के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 150 को, तो कितना बच जाएगा? 20 सत्ते 140, तो 20 गुणे 7, 7 को ध्यान देना, 7 एक संख्या आएगा जो अचर संख्या होगा हमेशा। तो 20 सत्ते 100 प्लस 20 सत्ते 140 और 10 50 यानी 150। इस तरह इस संख्या को इस तरह लिखना है। तो आपके पास ये संख्या होगी और ये संख्या होगी, ये आपका रहेगा भाज्य और ये आपका रहेगा भाजक और ये रहेगा भागफल और ये रहेगा शेषफल। ये शेषफल, ये भागफल और ये भाजक और ये भाज्य, यानी आपके पास भाज्य और भाजक रहेगा जिसको भागफल और शेषफल के रूप में आपको लिखना रहेगा। तो इसमें यही संख्या, इसी को बार बार अब जब दोबारा करेंगे तो यहाँ जो भाज्य के रूप में इसको लाएंगे 20 को, दोबारा भाज्य के रूप में 20 को लाएंगे यहाँ, तो 20 बराबर, अब यहाँ पर ये जो शेष फल आया है इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 10। अब इसको किस तरह करेंगे? कितना बच जाए? 10 दूनी 20 प्लस 0। अब यहाँ जब 0 हो जाए तभी हम समझ जाएंगे कि हमारा जो आंसर है ये होगा 10। तो इस विधि से हम मासा निकालते हैं। तो यदि 150 और 20 का मासा कहा जाए तो कितना हो जाएगा? 10। दोस्तों यदि आपको समझ में आया हो तो ठीक है, और ना समझ में आया हो तो और ठीक है, क्योंकि हम इसीलिए आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। यदि आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, और मान लीजिए समझ में ना आता है तो उसको दोबारा बता देंगे। तो ये आपका इस तरह होगा 150 और 20। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। देखिए इसको लिखते हैं, ये बराबर PQ प्लस R। आपके पास ये रहेगा और P रहेगा, और Q को हमको अपने तरफ से रखना है और R को भी हमको अपनी तरफ से रखना है। Q क्या है? भागफल है, और R क्या है? शेषफल है। यानी यहाँ जो संख्या होगा उसको P के गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो यहाँ जो आएगा भागफल आएगा, यहाँ जो आएगा शेषफल आएगा। इसी को बार बार करते जाएंगे। यही आपका क्या है? युग्म विभाजन परिमेय का है। तो यहाँ पर आप लोग को इतना स्पष्ट होना चाहिए। आप लोग हमेशा विशेष ध्यान देंगे कि ये जो आपका Q का मान रहेगा, ये सॉरी P का मान रहेगा, ये P का मान हमेशा R से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो शेषफल है ये शेषफल छोटा रहेगा और ये जो P रहेगा ये बड़ा रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए P कितना, ये R हो जाए तो एक बार और यहाँ चला जाएगा, सीधे से 0 बच जाएगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या हो 150 ही ले लीजिए, 20 गुणे 7 प्लस 10, 20 गुणे 7 प्लस 10। यदि यहाँ 20 से 140 हो गया और ये 10, तो हमेशा ये जो संख्या ये रहेगा ये इससे छोटा रहेगा, R जो रहेगा इससे छोटा रहेगा। अगर ये 20 के बराबर हो जाए तो एक बार और चला जाएगा ना। मान लीजिए 20 हो जाता तो ये 20 हो जाता ना, तो 20 सत्ते 140 और 20 160। तो जब ये 160 होता तो यहाँ 20 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार और चला जाता, 20 सत्ते 160 हो जाता, तो यहाँ 8 हो जाता और यहाँ 0 हो जाता। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जो आपका शेष फल रहेगा वो आपके भाजक से छोटा रहेगा, ये हमेशा ध्यान देना। हाँ, ये 19 हो सकता है, 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, 17 हो सकता है, लेकिन ये 20 नहीं हो सकता। जब 20 होगा तो यहाँ एक बार और चला जाएगा, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपको पढ़ना है।